नेचुरल मैथमेटिक्स में स्वागत है आप सभी का। आज हम यह देखेंगे कि मैथमेटिक्स में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा इत्यादि क्या होता है, इसके क्या मैथमेटिकल प्रॉपर्टी होते हैं और यह आज के समय में गणित में इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या रोल है। सबसे पहले गणित के जिस ब्रांच में साइन थीटा, टेन थीटा इत्यादि का जो स्टडी होता है उसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। हिंदी में इसे त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति जैसा कि शब्द से स्पष्ट होता है, त्रि मीन्स तीन, कोण मीन्स कोण एज एंगल, मिति मीन्स माप, मेजरमेंट। अर्थात पुराने समय में त्रिभुज के तीन कोणों के मेजर करने और उसके कोण और उसके भुजाओं के बीच संबंध स्थापित करने में मुख्य रूप से इसका स्टडी होता था। लेकिन आज के समय में बेसिक सेंस तो यही है, बट इसका जो एरिया है वो काफ़ी ब्रॉड हो चुका है। साइन थीटा, कॉस थीटा को एज ए फंक्शन स्टडी किया जाता है और यह गणित के विभिन्न आयामों को अप्रोच करता है। पुराने समय की अपेक्षा आज त्रिकोणमिति का बहुत ही ब्रॉड एरिया है। त्रिकोणमिति और अंग्रेजी में ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं और यह एक ज्योमेट्री का ही पार्ट होता है। अब त्रिकोणमिति का दो टाइप होता है। फर्स्ट टाइप में प्लेन ट्रिगोनोमेट्री, और दूसरा स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्री। स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्री, प्लेन ट्रिगोनोमेट्री और स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्री। प्लेन ट्रिगोनोमेट्री मीन्स जब हम त्रिकोणमिति का अध्ययन एक समतल सतह पे, प्लेन सरफेस पे करेंगे तो वह प्लेन ट्रिगोनोमेट्री के नाम से जाना जाएगा। और स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्री जब हम स्फेरिकल सरफेस पे जब ट्रिगोनोमेट्री का स्टडी होता है तो उसे स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। हमारे बेसिक एजुकेशन सिस्टम में एज 11th-12th स्टेज में प्लेन ट्रिगोनोमेट्री का ही सिलेबस है और बाकी बच गया स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्री, या हायर लेवल में एज ए ग्रेजुएशन लेवल में इसका स्टडी होता है। तो आज हम प्लेन ट्रिगोनोमेट्री के बारे में ही स्टडी करेंगे। और यदि स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्री के बारे में स्टडी करना है, इसमें इंटरेस्ट है और इस पर यदि वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्री पर भी एक वीडियो बना देंगे। तो आइए देखें प्लेन ट्रिगोनोमेट्री में क्या होता है। तो जैसा कि हमने बताया कि प्लेन ट्रिगोनोमेट्री में ट्रिगोनोमेट्री का स्टडी एक प्लेन में होता है, जैसे प्लेन सरफेस, जैसे ये हमारा बोर्ड का प्लेन है, इस प्लेन में ट्रिगोनोमेट्री का स्टडी करना है। तो उसके लिए जैसा कि हमने बताया कि ट्रिगोनोमेट्री ज्योमेट्री का ही एक पार्ट होता है, तो एक प्लेन में ज्योमेट्री का स्टडी करने के लिए प्लेन के हर पॉइंट को कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू उसको अरेंज करना पड़ता है, उसको एड्रेस देना पड़ता है हर एक पॉइंट का। उसके लिए एक कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते हैं। इस प्रकार से हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से इसके फैमिलियर है, इस टॉपिक से। ये हॉरिजॉन्टल वाला एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एरो लगा हुआ है। हमारा प्लेन जितना भी बड़ा होगा उसमें ये एक्सीड हो सकता है। इस तरह से ये जो हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये हमारे प्लेन को 4 बराबर भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इस कटान बिंदु को हम ओरिजिन लेते हैं ओ, और इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के रेफरेंस से हम इस प्लेन के किसी भी पॉइंट को असाइन करते हैं, उसका एड्रेस देते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम XY के तहत, जिसमें फर्स्ट ऑर्डिनेट, इसका जो फर्स्ट पेयर का जो ये फर्स्ट ऑर्डिनेट है, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है उसको X कोऑर्डिनेट, और सेकेंड जो इसका कोऑर्डिनेट है उसे Y कोऑर्डिनेट बोलते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसे एब्सिसा और इसे ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो इस पॉइंट का ये एड्रेस है। किसी भी
पर्सन को यदि इस पॉइंट पे पहुंचना है तो हम ये बोल सकते हैं कि आप एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स डिस्टेंस चलें और वहाँ से वाई एक्सिस के अलोंग वाई डिस्टेंस चले तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे। यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं तो हमारा ओ एम एक्स हो जाएगा और ये मान लेते हैं कि पॉइंट पी है तो एम पी हमारा वाई हो जाएगा और मूल बिंदु से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम इसे मिला देते हैं और मान लेते हैं कि इसका जो डिस्टेंस होगा वो आर होगा। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम से आता है। अब ओरिजिन और इस पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है वह एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड से मान लेते हैं कि थीटा एंगल अभी बना रहा है। हम इस सिस्टम को इस प्रकार से ले रहे हैं कि ये जो ओपी जो हमारा लाइन सेगमेंट है यह ठीक घड़ी की सुई की तरह हमारे ओरिजिन के अराउंड ये घूमेगा और किस डायरेक्शन में घूमेगा तो घड़ी के घूमने के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यह घूमेगा। यहाँ पे एरो लगा दिया गया है। ये हमारा ओपी मान लेते हैं कि ओपी का लंबाई आर फिक्स है। ओ से पी की लंबाई फिक्स रखें, मतलब आर कांस्टेंट रखें, आर इज कांस्टेंट। चूँकि घड़ी का सिस्टम ले रहे हैं तो घड़ी में सुई की लंबाई नहीं बदलती है। तो इस लंबाई को फिक्स मानते हैं और तब जब एंटी क्लॉकवाइज या डायरेक्शन में मूव करेगा तो क्या होगा, हमारा थीटा इंक्रीज करता रहेगा। वह इस डायरेक्शन में घूमते घूमते जब आ जाएगा तो यहाँ पहुँच जाएगा। फिर इसका जो एंगल मेजर होगा वह एक्स अक्ष के पॉजिटिव साइड से ही होगा। फिर यह मूव करते करते जब ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिस्टम से आता है। और इसमें जब आ जाए तो इसका जो एंगल मेजर फिर कहाँ से कहाँ तक होगा, तो फिर जो है आपका एक्स अक्ष के पॉजिटिव साइड से ही एंगल मेजर होगा। ठीक उसी प्रकार से घूमते घूमते जब फोर्थ कोऑर्डिनेट में पहुंच जाएगा तो यहाँ आ जाएगा। फिर इसका जो एंगल होगा वह भी जो है यहीं से मेजर होगा, से मेजर होगा। मतलब एंगल जो मेजर कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड से कर रहे हैं। ये हमारा आर हर जगह आर ही होगा और ये पी जो होगा इस सब का कोऑर्डिनेट, जो कि सेकेंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, एक्स निगेटिव और वाई पॉजिटिव। इस वजह से इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो निगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। फिर जब इस कोऑर्डिनेट में आ जाएगा, इस क्वाड्रेंट में जब आ जाएगा तो यहाँ पर जो इसका ये हमारा जो घूर्णी रेखा, चूँकि यह घूम रहा है तो इसको घूर्णी रेखा या फिर रेवोल्यूटरी लाइन सेगमेंट ओपी बोल सकते हैं। हम यहाँ जो ओ है वो इसको यहाँ लिख देते हैं चूँकि हमारा ये छिप गया। ठीक है। हमारा जो ये रेवोल्यूटरी लाइन सेगमेंट ओपी है वो घूम रहा है और इसका फिक्स लेंथ रखते हुए यह हमारा मैकेनिज्म है और घूमते घूमते हर क्वाड्रेंट से होते हुए यह गुजरता है। तो हर क्वाड्रेंट में जब आएगा तो इसका जो टर्मिनल पॉइंट है लाइन सेगमेंट ओपी का, जो एंड पॉइंट है, इसका अंतिम बिंदु है, इसका कोऑर्डिनेट हर क्वाड्रेंट में चेंज करते रहेगा। इस क्वाड्रेंट में जब आ जाएगा, चूँकि ये जो क्वाड्रेंट होता है, ये जो चतुर्थांश होता है वह एक्स एक्सिस के निगेटिव साइड और वाई एक्सिस के निगेटिव साइड से घिरा है और इस वजह से इसका जो कोऑर्डिनेट होता है वह -x -y होता है। और ठीक इसी तरह से यहाँ पे जब आ जाएगा ये घूमते घूमते इस क्वाड्रेंट में जब आ जाएगा तो चूँकि फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड्स और वाई एक्सिस के नेगेटिव साइड से घिरा हुआ है, सो इसका हो जाएगा x - y। ये इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। यहाँ आर इज कांस्टेंट लिखे हुए थे
आर इज कांस्टेंट। ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, यही हमारा मैकेनिज्म है। अब इस मैकेनिज्म के तहत हम दो बातें क्लियर देख चुके हैं। पहला कि ये जो कोऑर्डिनेट, ये जो हमारा घूर्णी रेखा है, रेवोल्यूटरी लाइन ओपी है, ओपी इसका लंबाई फिक्स रहेगा और जैसे जैसे यह घूमेगा वैसे वैसे एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन से इसका एंगल जो है इंक्रीज होते जाएगा। फिर ये इंक्रीज करेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलते चलते एक राउंड जब इसका पूरा होने वाला होगा तो फिर एक्स एक्सिस पे आएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा, फिर आगे की और करेगा तो फिर सेम पुराना सिचुएशन ही रिपीट होगा। सो यदि हम केवल एक राउंड यहाँ से चल के यहाँ तक का स्टडी यदि कर लेते हैं तो बाकी सारा सब सिमेट्रिक हो जाता है। तो खैर ये हमारा मैकेनिज्म हो गया। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। तो इस मैकेनिज्म में ये जो हमारा प्लेन में ट्रिगोनोमेट्री का स्टडी कर रहे थे, प्लेन को कोऑर्डिनेट एक्सिस 4 भागों में बांटता है और उसी कोऑर्डिनेट एक्सिस के रेफरेंस से इस पॉइंट के, इस प्लेन के हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया जाता है एक्स वाई। जैसे पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई का मतलब है कि एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स डिस्टेंस एंड वाई एक्सिस के अलोंग वाई डिस्टेंस पर वो सिचुएटेड है। फिर उस पॉइंट को O से मिला दिए हैं और हम यहाँ अपने मैकेनिज्म के लिए क्या कर लिए कि हम ये घूर्णी रेखा जो हमारा रेवोल्यूटरी लाइन सेगमेंट है उसका लेंथ जो है हम कांस्टेंट रखे हैं। जैसे घड़ी में सुई की लंबाई नहीं बदलती है, केवल उसका एंगुलर पोजीशन चेंज होता है, जस्ट वैसे ही। अब अभी एट दिस इंस्टेंट, अभी जो हमारा ये घूर्णी रेखा है जो लेबोरेटरी लाइन है वो एक्स अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाते हुए सिचुएटेड है और ऐसी स्थिति में इसके टर्मिनल पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स वाई है और ओरिजिन से टर्मिनल पॉइंट का जो लेंथ कांस्टेंट है वो क्या है, आर है। तो इस सिचुएशन में साइन थीटा का जो डिफिनीशन होता है, साइन थीटा का जो डिफिनीशन है वो कहता है कि वाई कोऑर्डिनेट बटे में घूर्णी रेखा की लंबाई, यानी कि थीटा जो है, जो भी है अभी इन दिस इंस्टेंट थीटा जो भी है उसका साइन वैल्यू क्या होगा, तो उसका साइन वैल्यू को साइन थीटा से डिनोट करते हैं और वह रेशियो होता है किसका, घूर्णी रेखा के, मतलब वो रेवोल्यूटरी लाइन सेगमेंट का जो टॉप एंड पॉइंट है उसका वाई कोऑर्डिनेट और ओरिजिन से उसके घूर्णी रेखा की लंबाई, ये दो क्वांटिटी का रेशियो क्या कहलाता है, उस थीटा का साइन वैल्यू कहलाता है। एक चीज़ यहाँ देख लेना है कि थीटा के अलावे जो हमारा साइन है, जो हमारा साइन है, कॉस है, टैन है, टैन का पूरा फॉर्म होता है टेंजेंट, है ना, शॉर्ट में इसको टैन बोलते हैं, टैन, कोटेंजेंट पूरा नाम होता है, शॉर्ट में इसको कॉट बोलते हैं, सेकेंट पूरा फुल होता है, शॉर्ट में इसको सेक बोलते हैं, कोसेकेंट, है ना, कोसेक का होता है पूरे कोसेकेंट, शॉर्ट में कोसेक बोलते हैं इसको। तो इन सारे वर्ड का अपने यहाँ अपने लैंग्वेज में यानी हिंदी या फिर इंग्लिश में इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है, यह ग्रीक से लिया गया है। बस केवल इसको थीटा में लगा देने पर वो थीटा का साइन वैल्यू, थीटा का कॉस वैल्यू यानी कॉस थीटा, थीटा का टैन वैल्यू यानी कि टैन थीटा, थीटा का कॉट वैल्यू यानी कि कॉट थीटा इत्यादि के नाम से जाना जाता है। और तो थीटा का साइन वैल्यू, थीटा का साइन वैल्यू कैसे फाइंड आउट होता है, तो उस थीटा के लिए जो भी उसका जो थीटा का जो एक साइड है जो मूव होने वाला है, यहाँ पे हमारा ओपी मूवेबल जो रेवोल्यूटरी लाइन सेगमेंट है उसका टॉप एंड पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा और ओरिजिन से जो घूर्णी रेखा की लंबाई होगी उसका रेशियो ही इस थीटा का साइन वैल्यू कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से कॉस थीटा का भी डिफिनीशन इस तरह से दिया गया है कि कॉस थीटा का मतलब है कि थीटा जो एंगल अभी बना रहा है तो उसका जो रेवोल्यूटरी साइड्स है, जैसे कि यहाँ ओपी जो घूर्णी रेखा है ये यहाँ से उठ के जब यहाँ आया है, देखिए यहाँ रहा होगा, यहाँ से घूम के ये एरो दिखा रहा है कि यहाँ से घूम के यहाँ आया होगा तो यह कोण बनाया है और इस कोण को बनाने पर जो ये रेवोल्यूटरी लाइन जिम्मेवार है। तो इस थीटा के कॉरेस्पॉन्ड में इस घूर्णी रेखा के टॉप एंड पॉइंट का जो
कोऑर्डिनेट है उसमें एक्स कोऑर्डिनेट तथा उस रेवोल्यूटरी लाइन का जो लेंथ है उसके रेशियो को हम थीटा का कॉस वैल्यू बोलते हैं। सो कॉस थीटा इक्वल टू x/r, यानी कि थीटा के कॉरस्पॉन्डेंस इस रेवोल्यूटरी लाइन सेगमेंट के टॉप एंड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट बटे उसका लेंथ, घूर्णी रेखा की लेंथ, यानी कि ओरिजिन से टॉप एंड पॉइंट का जो लंबाई है उसका रेशियो x/r है। फिर थीटा का टेंजेंट वैल्यू, शॉर्ट में tan, तो tan थीटा को हम y/x से डिफाइन करते हैं, यानी कि थीटा के कॉरस्पॉन्डेंस उसके जो रेवोल्यूटरी साइड्स है एंगल का, यहाँ हमारा OP उसके टॉप एंड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है उस कोऑर्डिनेट का y कोऑर्डिनेट बटे x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट बटे x कोऑर्डिनेट, या फिर ऐसे कोऑर्डिनेट बटे एब्सिसा, ये हमारा tan थीटा को डिनोट करता है। फिर cot थीटा जस्ट इसके उल्टा x/y, मतलब थीटा का कॉट वैल्यू क्या होगा, तो थीटा का कॉट वैल्यू थीटा के कॉरस्पॉन्डेंस उसके रेवोल्यूटरी साइड्स के टॉप एंड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा उसमें x कोऑर्डिनेट बटे y कोऑर्डिनेट को हम कॉट थीटा बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार से सेकेंड वैल्यू ऑफ थीटा मतलब सेक थीटा, सेकेंड है ना, सेकेंड को शॉर्ट में सेक बोलते हैं। सेक थीटा क्या होता है, तो सेक थीटा को r/x और कॉसेक थीटा को हम r/y से डिफाइन करते हैं। बड़ा ही सिंपल ऑब्जर्वेशन है, आप देखेंगे तो कॉट थीटा जो है tan थीटा का रिवर्स है, सेक थीटा हमारा कॉस थीटा का रिवर्स है, और साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो है कॉसेक थीटा। मतलब साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, tan थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। यहाँ भी देख सकते हैं, बड़ा ही बेसिक ट्रिगोनोमेट्री में भी हम ये देखते हैं tan थीटा जो क्या होता है वो साइन थीटा बाई कॉस थीटा का फॉर्म है। इतना का रेशियो लेने पे r/r कैंसिल होगा, y/x बचेगा। इस तरह से हम देख सकते हैं कि साइन थीटा का साइन वैल्यू और कॉस वैल्यू ही मेन है, बाकी tan थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा इन्हीं दोनों की मदद से फाइंड आउट किया जाता है, फाइंड आउट किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब है कि साइन थीटा कॉस थीटा का ही एक स्पेशल फॉर्म होता है tan थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। सो जो प्रॉपर्टी साइन कॉस का होगा उससे ही ये सब प्रभावित होगा, tan कॉट सेक कॉसेक। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, वो क्या है कि देखिए यहाँ जो ये डिफिनीशन हुआ थीटा का साइन वैल्यू, थीटा का कॉस वैल्यू, थीटा का tan वैल्यू, इस डिफिनीशन में ये बोला कि जो भी थीटा हो उसके कॉरेस्पॉन्डेंस, जो उसके रेवोल्यूटरी साइड होगा उसके टॉप एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट से ही ये सब को डिफाइन करना है। कहने का मतलब है कि ये थीटा यदि यहाँ चला है, यदि थीटा आगे बढ़ जाए, जैसे कि यहाँ बढ़ के यहाँ आ गया है थीटा, यहाँ आ गया है, तो इसका जो यहाँ थीटा जो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल का मेजरमेंट होगा वो थीटा ये हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। तो इस थीटा के लिए साइन वैल्यू क्या होगा, तो साइन वैल्यू बस इसके टॉप एंड पॉइंट को पकड़िए और इसका y कोऑर्डिनेट पकड़िए, और यहाँ से जो घूर्णी रेखा की लंबाई जो हर जगह कांस्टेंट होता है उसको पकड़िए, उसका रेशियो लीजिए साइन थीटा। वो कहीं भी चला जाए थीटा, उसके कॉरेस्पॉन्डेंस में उसके रेवोल्यूटरी लाइन के टॉप एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेना है और इसके अकॉर्डिंग बैठा देना है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि थीटा जो है जब चेंज होगा, अब देखिए थीटा जब यहाँ था तो xy है, थीटा जब इससे बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, रेवोल्यूटरी लाइन हमारा यहाँ चला आएगा। यदि ये थीटा यहाँ बढ़ के चला आएगा, यहाँ से यहाँ चला आएगा, तो हमारा ये जो इसका जो टॉप एंड पॉइंट है वो यहाँ चला आएगा। जाहिर है कि इसका जो कोऑर्डिनेट है वो चेंज कर जाएगा, तो जब कोऑर्डिनेट चेंज करेगा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। इसके वजह से एक्स वाई चेंज होने की वजह से साइन वैल्यू चेंज हो जाएगा, कॉस वैल्यू चेंज हो गया, और इस तरह से सारे के सारे चेंज करेंगे। यानी थीटा चेंज होने से उसका साइन वैल्यू, कॉस वैल्यू, tan वैल्यू इत्यादि सारे के सारे चेंज होते हैं। और इस वजह से साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा को हम थीटा का फंक्शन बोलते हैं, जो कि थीटा बढ़ने घटने से साइन थीटा भी उसके वैल्यू में भी उतार चढ़ाव होता है, यानी
उस पर निर्भर करता है। साइन थीटा का वैल्यू थीटा पे डिपेंड करता है, कॉस थीटा का वैल्यू थीटा पे डिपेंड करता है, और इस वजह से साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा को हम थीटा का फंक्शन के रूप में भी जानते हैं। सो ये हो गया, साइन थीटा क्या है, एक फंक्शन है, किसका, थीटा का। कॉस थीटा भी क्या है, थीटा का फंक्शन है। ये सारे के सारे थीटा के फंक्शन है, मतलब थीटा चेंज होगा तो इसका वैल्यू साइन थीटा, कॉस थीटा इत्यादि भी चेंज होंगे। और ये सारे जो फंक्शन है, ये 6 जो हमारा रेशियो है, जो 6 जो हमारा थीटा का सारा फंक्शन है, इसे हम ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के नाम से जानते हैं। सो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के नाम से इसको जानते हैं। दूसरा, एक और बात यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि हम लोग का जो ये मैकेनिज्म है उसमें ये बताया गया है कि O से P की जो लंबाई है, जो हमारा रेवोल्यूटरी लाइन है जो एंगल बनाने के लिए जिम्मेवार है, का लंबाई हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो जब इस तरह से यह मूव कर रहा है हमारे प्लेन में इस ओरिजिन के अराउंड, तो क्या होगा, हमें R लंबाई का एक सर्किल बनता हुआ मिल जाएगा। R लंबाई का एक सर्किल मिल जाएगा, R लंबाई के रेडियस का एक सर्किल मिल जाएगा, एक सर्किल मिल जाए बनेगा जिसका कि रेडियस कितना होगा, R होगा, और सेंटर उसका ओरिजिन O होगा। अब देखिए, हम चूंकि यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा का क्या ले लिए हैं डिफिनीशन, साइन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई आर। सो आर इक्वल टू कितना हो गया, वाई इक्वल टू कितना हो गया, तो आर साइन थीटा। फिर कॉस थीटा का हमने डिफिनीशन लिया है एक्स वाई आर, सो एक्स इक्वल टू हो गया आर कॉस थीटा। इस तरह से जो हमारा कोऑर्डिनेट एक्स वाई था, उस एक्स वाई को हम बदल के इसका कोऑर्डिनेट हम दे सकते हैं आर कॉस थीटा और फिर आर साइन थीटा, आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा दे सकते हैं। अब हम यदि r इक्वल टू 1 ले ले, इफ वी टेक r इक्वल टू 1, इफ वी टेक r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 1 लेने के बाद हमारा जो ये रेडियस है वो क्या बन जाएगा, वो यूनिट लेंथ का रेडियस बन जाएगा, और यहाँ से जो इसका r था वो हट जाएगा। मतलब ये टोटल कितना बन जाएगा, ये जो हमारा एक्स वाई कोऑर्डिनेट जो भी दिख रहा है ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो कॉस थीटा साइन थीटा है उसका ऑर्डर पेयर कहाँ बैठा हुआ है, यूनिट रेडियस के सर्किल पे बैठा हुआ है जिसका सेंटर ओरिजिन है। सो जो सर्किल का इक्वेशन होगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, इसको यह सेटिस्फाइड करेगा, यानी कि एक्स के जगह पे कॉस थीटा और वाई के जगह पे साइन थीटा, उसको सेटिस्फाइड करेगा। कहने का मतलब यह है कि हमारा साइन थीटा और कॉस थीटा जो है वह एक यूनिट रेडियस के सर्किल का एक पॉइंट होता है, और इसी वजह से कॉस थीटा साइन थीटा को हम सर्कुलर फंक्शन भी बोलते हैं, और लिहाजा ये जितने भी हमारे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो या जो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है उसे हम सर्कुलर फंक्शन भी बोलेंगे। सो इसका एक नाम तो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन हो गया, और इस पूरे का एक और नाम है, वो क्या है, तो सर्कुलर फंक्शन, सर्कुलर फंक्शन। ये हमारा साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का डेफिनेशन है, और उसका ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन और सर्कुलर फंक्शन भी एक नाम है मैथमेटिक्स में। जब एज ए फंक्शन इसका स्टडी होना शुरू होता है तब हम इसे ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन और सर्कुलर फंक्शन के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हम साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा का डेफिनेशन समझ लिए, और उसका एज ए फंक्शन
साइन ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन और सर्कुलर फंक्शन के नाम से बुलाते हैं, ये जान गए। अब डेफिनीशन जान लेने के बाद हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा इत्यादि का कुछ महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज का स्टडी करेंगे, जिसमें कि सबसे पहला प्रॉपर्टी फर्स्ट में हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरह थीटा का साइन वैल्यू, थीटा का कॉस वैल्यू, थीटा का टेन वैल्यू इत्यादि जो आ रहा है, उसमें हम लोग यह देख रहे हैं कि ये सारे वैल्यू एक्स वाई पे डिपेंड कर रहा है। और एक्स वाई क्या है, तो रेवोल्यूटरी लाइन के टॉप एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, इसका अंत बिंदु का जो कोऑर्डिनेट है इस पर निर्भर करता है। सो डिफरेंट क्वाड्रेंट में जब हमारा घूर्णी रेखा जब रेवोल्यूटरी लाइन रेवोल्यूट करते हुए जब गुजरेगा, तो जैसा कि हम जानते हैं कि डिफरेंट कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई का जो साइन है वो चेंज होते जाता है, और इसी वजह से थीटा का साइन वैल्यू, कॉस वैल्यू डिफरेंट क्वाड्रेंट में डिफरेंट साइन होगा। सो अब हम यही देखेंगे कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा साइन मतलब माइनस या फिर प्लस, ऐसा यहाँ किस क्वाड्रेंट में थीटा का साइन वैल्यू, कॉस वैल्यू निगेटिव होगा, किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, इसी चीज़ को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। हमारा ये साइन थीटा है, तो सबसे पहले हम क्वाड्रेंट फर्स्ट में देखेंगे, चर्चा करेंगे कि साइन वैल्यू, थीटा का जो साइन वैल्यू है वह फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या फिर निगेटिव, इसके बारे में देखते हैं। तो साइन थीटा का जो डेफिनीशन है वह है उस y कोऑर्डिनेट बाई r, मतलब उस थीटा के जो रेवोल्यूटरी लाइन है उसका जो कोऑर्डिनेट है उसका y कोऑर्डिनेट और r का रेशियो होता है साइन थीटा। तो चूँकि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वह x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव साइड और y एक्सिस के पॉजिटिव साइड से घिरा होता है, लिहाजा इस क्वाड्रेंट में पड़ने वाले जितने भी पॉइंट है सबका दोनों कोऑर्डिनेट यानी x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होता है। सो y क्या हो गया, पॉजिटिव। और ये हमारा लाइन सेगमेंट है, इसका लंबाई तो r है ही है, लंबाई हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। सो क्या हो गया, y पॉजिटिव r पॉजिटिव, मतलब ये थीटा का जो साइन वैल्यू है ये y रेशियो ये पॉजिटिव हो गया। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू हो गया पॉजिटिव। अब है हमारा क्वाड्रेंट सेकेंड की बारी। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, जरा देखिए। सेकेंड क्वाड्रेंट में जब हमारा ये जो रेवोल्यूटरी लाइन सेगमेंट है या ओरिजिन से घूमते घूमते, ओरिजिन के अराउंड घूमते घूमते जब ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाता है, तो इसका जो टॉप एंड पॉइंट है वो यहाँ आ जाएगा। और यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो चूंकि सेकेंड क्वाड्रेंट एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड और वाई एक्सिस के पॉजिटिव साइड से घिरा होता है, और इस वजह से इस क्वाड्रेंट में पड़ने वाले जो भी पॉइंट है सबका एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, लिहाजा इसमें हमारे इस टॉप एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट में एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव होगा। तो यहाँ भी y पॉजिटिव और लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव होता ही होता है। सो हमारा साइन थीटा का वैल्यू y बाई आर फिर से पॉजिटिव। अब हम साइन थीटा का वैल्यू क्वाड्रेंट थर्ड में देखते हैं कि क्या होगा। तो जब रिवोल्यूटरी लाइन रिवोल्यूट करते करते जब थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाता है, तो इसका टॉप एंड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वह, चूँकि एक जो थर्ड क्वाड्रेंट है वह एक्स एक्सिस के निगेटिव साइड और वाई एक्सिस के निगेटिव साइड से घिरा होता है, लिहाजा इसमें पड़ने वाले जितने भी पॉइंट है सबका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों निगेटिव होता है, और इस वजह से इस रेवोल्यूटरी लाइन सेगमेंट का जो टॉप एंड पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट में y निगेटिव होगा, और ये लेंथ r तो हमेशा पॉजिटिव होता ही होता है। तो क्या हो गया, इस रेशियो में y निगेटिव r पॉजिटिव, लिहाजा रेशियो निगेटिव हो गया, इसीलिए थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा का वैल्यू निगेटिव होता है। अब आइए फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या स्थिति है जरा देखें।
तो हमारा रेवोल्यूटरी लाइन जब रेवोल्यूट करते 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 जब फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गया, तो देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड्स और वाई एक्सिस के निगेटिव साइड से घिरा होता है, और इस वजह से फोर्थ क्वाड्रेंट के जितने भी पॉइंट है सबका जो कोऑर्डिनेट्स होता है उसमें एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव होता है, और ये जो लेंथ है ये तो आर पॉजिटिव हमेशा होता ही होता है। सो फिर हमारा जो ये रेशियो है वाई बटे आर में वाई निगेटिव आर पॉजिटिव लिखा जाए, रेशियो निगेटिव हो गया। सो साइन थीटा का वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में भी निगेटिव हो गया। उसी प्रकार से हम कॉस के लिए बड़े आसानी से देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में चूंकि एक्स पॉजिटिव होता है और आर तो पॉजिटिव होता ही होता है, इसलिए कॉस फर्स्ट में पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में जब ये पहुंच जाएगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव होता है, इसलिए निगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में भी एक्स निगेटिव होता है, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में भी निगेटिव होगा। और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में जब पहुंच जाएगा तो जैसा कि हम जानते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस का पॉजिटिव भाग होता है, वाई एक्सिस का निगेटिव भाग होता है। सो एक्स पॉजिटिव होता है, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव इस वजह से कॉस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। अब टेन का देखिए, टेन का जो वैल्यू है, थीटा का टेन वैल्यू जो होता है वाई और एक्स का रेशियो होता है। तो जाहिर सी बात है कि जहाँ एक्स और वाई में से कोई एक पॉजिटिव या कोई एक निगेटिव होगा तो पूरा रेशियो निगेटिव हो जाएगा, और दोनों पॉजिटिव दोनों निगेटिव जहाँ होता होगा वहाँ पे रेशियो पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होता है, इस वजह से ये रेशियो पॉजिटिव होगा। सो थीटा का टेन वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में आने पे क्या होगा कि थीटा जो कोऑर्डिनेट होगा इस टॉप एंड का उसमें एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव। सो यहाँ एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव मतलब एक निगेटिव एक पॉजिटिव, सो रेशियो क्या हो गया, निगेटिव हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में चूंकि दोनों निगेटिव होता है, दोनों निगेटिव, सो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और जब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो वाई निगेटिव एक्स पॉजिटिव लिखा जाए या निगेटिव हो जाएगा। और बाकी जो नीचे है वो सबका तो सेम ही होगा, जहाँ जहाँ वो पॉजिटिव, चूँकि अब इसमें एक्स और वाई इसमें भी वो टेन की तरह बिल्कुल जो है बिहेव करेगा। सो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। सेक थीटा में एक्स है, सो एक्स जहाँ जहाँ पॉजिटिव होगा सेक थीटा पॉजिटिव होगा, जहाँ निगेटिव होगा वहाँ निगेटिव होगा। तो एक्स पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सो यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा का सेक वैल्यू पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है पॉजिटिव होगा। उसी प्रकार से कॉसेक की जब बारी आती है तो कॉसेक में चूंकि वाई होता है, सो वाई जहाँ जहाँ पॉजिटिव होगा वहाँ कॉसेक का थीटा का कॉसेक वैल्यू पॉजिटिव, और जहाँ निगेटिव होगा वहाँ पर निगेटिव होगा। तो फर्स्ट में भी पॉजिटिव, सेकेंड में भी पॉजिटिव, थर्ड में निगेटिव एंड फोर्थ में निगेटिव होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि थीटा का साइन वैल्यू, कॉस वैल्यू, टेन वैल्यू, कॉट वैल्यू, सेक वैल्यू एंड कॉसेक वैल्यू जो है क्वाड्रेंट वाइज अपना साइन चेंज करता है, मतलब वो प्लस माइनस होते रहता है। इस चार्ट को जो है ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह हमने यह देखा कि किस तरह से साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा इत्यादि का वैल्यू किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। और अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी में यह देखेंगे कि साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू जो थीटा के अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है, वो उसका वैल्यू कहाँ पे इंक्रीज होता है, कहाँ पे डिक्रीज होता है। क्योंकि थीटा तो हमारा इंक्रीज होते रहेगा और उसकी वजह से हमारा जो ये रेवोल्यूटरी लाइन है वो रेवोल्यूट करता रहेगा, और इस वजह से इसका जो टॉप एंड पॉइंट, जो इसका जो टर्मिनल पॉइंट है, जो अंत बिंदु है, उसका कोऑर्डिनेट इस वजह से बदलते रहता है। तो हम यह देखना चाहेंगे कि थीटा के बढ़ने से हमारा थीटा का साइन वैल्यू, कॉस वैल्यू हर क्वाड्रेंट में बढ़ता है या घटता है। बढ़ता है तो
कितना बढ़ता है, कहाँ से बढ़ता है, कहाँ तक जाता है, इन सभी चीज़ों का स्टडी जो है हम प्रॉपर्टी 2 में करेंगे। सो आइए साइन थीटा के लिए क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा के वैल्यू का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम इस मैकेनिज्म को एक बार और देख लें। हमारा जो ये मैकेनिज्म है उसमें ये OP जो लाइन सेगमेंट है वह रेवोल्यूटरी लाइन है, वह घड़ी की सुई की तरह इस ओरिजिन के अराउंड यह घूमेगा। और वह कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। ये हमारा एरो इस चीज़ को डिनोट कर रहा है। और तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि अभी OP है। यदि यह रेवोल्यूट करते करते किसी समय में यहाँ पे यदि आ जाए, थोड़ा आगे यदि बढ़ जाता है, थोड़ा आगे बढ़ जाता है तो हमारा P यहाँ चला आएगा। और P यहाँ आ जाने पर इसका जो फुट है जो अभी यहाँ था वो खसक के यहाँ पर आ जाएगा। जाहिर है कि यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस जो ये एक्स कोऑर्डिनेट था वो था। अब इसके आगे बढ़ जाने के बाद, हमारा थीटा से ऊपर हट जाने के बाद क्या हो रहा है कि हमारा जो एक्स कोऑर्डिनेट है वह घट गया, श्रिंक हो रहा है ओरिजिन की तरफ। और वाई कोऑर्डिनेट जो है पहले इतना ही था, अब देखिए अब यह यहाँ इंक्रीज कर गया। ठीक उसी प्रकार से यदि थीटा से कम रहे, मान लेते हैं किसी टाइम में यदि यह यहाँ होता तो क्या होता कि इसका जो फुट है यहाँ से परपेंडिकुलर डालते, ध्यान से देखने की बात है, तो यहाँ से जब परपेंडिकुलर डालते हैं तो इसका जो एक्स वाई होता वह फुट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता वह यहाँ से बड़ा हो जाता। यहाँ था अभी इसका एक्स कोऑर्डिनेट, वो यहाँ बढ़ जाता। और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता, अभी यहाँ है, ये यहाँ चला आता। इस तरह से हम देखते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हमारा रेवोल्यूटरी लाइन घूमता है तो क्या होता है, थीटा बढ़ता है। और एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है कि श्रिंक होता है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जब हमारा रेवोल्यूटरी लाइन रेवोल्यूट करता है तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट था वो क्या होता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, मतलब यह इस डायरेक्शन में एक्स जो है इस डायरेक्शन में श्रिंक होता है। और वाई क्या होता है, वाई धीरे धीरे बढ़ते जाता है। देखिए यहाँ वाई है, वो वाई, ये वाई इस वाई से छोटा है, फिर जब इससे आगे बढ़ गया तो ये वाई इसके वाई से बड़ा है। मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम जब रेवोल्यूटरी लाइन को मूव कराते हैं, जब थीटा ग्रेजुअली इंक्रीज करता है तो क्या होता है कि हमारा वाई कोऑर्डिनेट बढ़ता है, एक्स कोऑर्डिनेट घटता है। और फिर जब ये रेवोल्यूट करते करते जब सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाता है तो फिर देखिए यहाँ क्या होता है कि फिर जब यहाँ पर आ जाएगा तो फिर वैसे ही जब कभी यहाँ पर होता, यहाँ पे होता तो इसको परपेंडिकुलर डालने पे इसका फुट यहाँ आता है। और जब यहाँ अपने रियल पोजीशन पे है तो इसका फुट कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। और फिर जब किसी टाइम में इससे आगे बढ़ जाता, जब किसी टाइम में इससे ये आगे बढ़ जाएगा तो क्या होगा, इसका फुट जो है फिर आगे बढ़ जाएगा। मतलब क्या देख रहे हैं कि फिर सेकेंड कोऑर्डिनेट में जब ये प्रवेश करता है तो फिर एक्स क्या होता है, वो घट ही रहा है नेगेटिव साइड की तरफ, यहाँ, फिर इससे आगे बढ़ने पे यहाँ, फिर इससे आगे बढ़ने पे यहाँ। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, घटते रहता है, दाएं से बाएं चलते रहता है। नंबर लाइन पे जब भी कोई नंबर दाएं से बाएं जाता है तो क्या होता है, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो है घटते जाता है, उसका वैल्यू घटते जाता है। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में जो है हमारा एक्स, इस घूर्णी रेखा के टॉपिंग पॉइंट का, टर्मिनल पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, वो कमते जाता है। पहली नंबर बात, ये नोट करने वाली बात है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट और सेकेंड कोऑर्डिनेट में एक्स डिक्रीज होता है। यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स डिक्रीज इन फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, आप इसको नोट कर सकते हैं। और फिर अब देखिए जब सेकेंड क्वाड्रेंट पार करने के बाद जब थर्ड क्वाड्रेंट में आता है तो क्या होता है, हमारे घूर्णी रेखा जो रेवोल्यूटरी लाइन है उसका डायरेक्शन
इस साइड होने लगता है, इस साइड जाने लगता है, तो लिहाजा इसका जो फुट होगा वह क्या होगा, फिर ओरिजिन की तरफ जाने लगेगा। इसमें आएगा तो फिर इसका फुट यहाँ, और आगे बढ़ेगा तो फुट यहाँ। मतलब थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा एक्स कोऑर्डिनेट जो है वह बढ़ता है, एंड एक्स इंक्रीज इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। आइए हम y के बारे में भी जान लें, y क्वाड्रेंट कहाँ कहाँ बढ़ता है, क्योंकि इससे ये फ़ायदा मिलेगा हमारे ये जो वैल्यू है उसमें क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, कहाँ कहाँ बढ़ता है, उससे ये फैक्ट बहुत ही हेल्प करेगा समझने में भी और याद भी रखने में। इसलिए इसको y कोऑर्डिनेट का क्या स्थिति है, सो देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि जब इस जगह पे था तो इसका y कोऑर्डिनेट कम था, इस पोजीशन पे आया तो y कोऑर्डिनेट बढ़ गया, इस पोजीशन पे आ गया तो y कोऑर्डिनेट और बढ़ गया, और जब यह घूमते घूमते y के कोइंसाइड्स हो जाएगा तो ये इसका y कोऑर्डिनेट जो है वह r के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसका जो घूर्णी रेखा का जो लेंथ है वो इस पे आ जाएगा, जहाँ पे इसको कट करेगा वही इसका जो है y कोऑर्डिनेट होगा। तो x क्या हो जाएगा, श्रिंक होके यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट r। मतलब हम क्या देख लिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में y जो है बढ़ता है। फिर वही हाल यहाँ पे आके देख लीजिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में जब हमारा प्रवेश किया था तो यहाँ पे y जो है r रहेगा, लेकिन यहाँ y क्या है, निगेटिव है, सो यहाँ कोऑर्डिनेट -r होगा। और जैसे जैसे इधर की तरफ लुढ़केगा हमारा ये रेवोल्यूटरी लाइन, तो y का जो वैल्यू है वो क्या होगा, कमते जाएगा, हाइट जो है कमते जाएगा। और निगेटिव नंबर जब कमता है तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, वो बढ़ता है, तो उसका वैल्यू जो है बढ़ता है। तो क्या होता है, इधर से बढ़ने पर हमारा y का वैल्यू ही बढ़ता है। क्या देख लिए, फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में y कोऑर्डिनेट इंक्रीज करता है, लिख लीजिए y इंक्रीज इन फोर्थ एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर जब फर्स्ट क्वाड्रेंट को पार करके हमारा रेवोल्यूटरी लाइन सेकेंड क्वाड्रेंट में आया था तो देखिए y कोऑर्डिनेट उत्तरोत्तर ढंग से कम रहा है। फिर वही हाल इधर भी होता है, क्योंकि उत्तरोत्तर ढंग से बढ़ते जाता है बट निगेटिव साइड में। तो न्यूमेरिकली जब इंक्रीज करता है तो निगेटिव नंबर का वैल्यू क्या है, कमते जाता है, और इसी वजह से हमें सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में y का वैल्यू जो है वो कमता है। y डिक्रीज इन सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। हमारा y क्या है, डिक्रीज करता है सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, और x जो है डिक्रीज करता है फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में। इस तरह से हमारा ये हो गया। अब आइए साइन थीटा का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, इसका एनालिसिस करते हैं। एक चीज़ हम बड़ी आसानी से यहाँ पर फाइंड आउट कर ली है कि y कोऑर्डिनेट जो होता है वह फर्स्ट क्वाड्रेंट में बढ़ता है थीटा के बढ़ने से। जब आपका रेवोल्यूटरी लाइन जब एंटी क्लॉकवाइज जब गति करता है तो उसके टर्मिनल पॉइंट का जो ये हमारा कोऑर्डिनेट है उसमें y कोऑर्डिनेट क्या होता है, धीरे धीरे इंक्रीज करता है। और ये जो इसका r जो लेंथ है वो तो हर जगह सेम ही रहेगा। तो क्या हुआ, यहाँ पे y/r जो हमारा ये लिखा हुआ है थीटा का साइन वैल्यू y/r में फर्स्ट क्वाड्रेंट में y इंक्रीज करता है, सो हमारा साइन थीटा का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा। इंक्रीज और डिक्रीज के लिए हम एरो का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपवर्ड एरो मीन्स इंक्रीज, डाउनवर्ड एरो मीन्स डिक्रीज, सो इंक्रीज करेगा। फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में हम जान रहे हैं कि जैसे जैसे सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा रेवोल्यूटरी लाइन रेवोल्यूट करते जाएगा उसका y कोऑर्डिनेट जो है, देखिए हाइट जो है वो घटते जा रहा है, सबका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, वो घटते जाएगा। जैसे जैसे ये मूव करेगा वैसे वैसे इसके टर्मिनल पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है उसका वैल्यू कमेगा। इसका मतलब है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन वैल्यू जो है थीटा का वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। उसी प्रकार से फोर्थ क्वाड्रेंट में y कोऑर्डिनेट का हाइट तो बढ़ेगा बट ये निगेटिव साइड है, तो निगेटिव नंबर जब बढ़ता है तो क्या होता है,
निगेटिव नंबर जब न्यूमेरिकली बढ़ता है तो उसका वैल्यू घटता है, यानी कि इसमें भी y डिक्रीज करेगा। सो थर्ड क्वाड्रेंट में भी हमारा साइन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है कि y निगेटिव है और निगेटिव रहते हुए इसका हाइट कमेगा, तो क्या होगा, इसका वैल्यू, निगेटिव नंबर का वैल्यू न्यूमेरिकली कमने पे बढ़ता है, मतलब हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है साइन का वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा। ये तो पकड़ लिए कि साइन का वैल्यू किस क्वाड्रेंट में इंक्रीज करेगा, किस क्वाड्रेंट में डिक्रीज करेगा। अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो इंक्रीज कर रहा है या सेकेंड कोऑर्डिनेट में डिक्रीज कर रहा है तो कहाँ से कहाँ इंक्रीज करेगा, कहाँ से कहाँ डिक्रीज करेगा। तो आइए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्टार्टअप कहाँ से होगा, तो एक्स एक्सिस से होगा, जबकि थीटा 0 डिग्री होगा। तो जरा यहाँ देखने की बात है कि जैसे जैसे हम एक्स एक्सिस के तरफ हमारा रेवोल्यूटरी लाइन रहता है तो वाई कोऑर्डिनेट का लंबाई घटते रहता है। तो जब ये हमारा रेवोल्यूटरी लाइन जो है जब वाई एक्स कोऑर्डिनेट के कोइंसाइड्स हो जाएगा तो जाहिर है कि वाई 0 हो जाएगा। सो वाई 0 होने के बाद थीटा का साइन वैल्यू 0 हो जाएगा, अर्थात जब थीटा 0 हो जाता है तो रेवोल्यूटरी लाइन एक्स एक्सिस के कोइंसाइड्स हो जाता है और इस वजह से हमारा y कोऑर्डिनेट 0 होता है और इसीलिए साइन थीटा का वैल्यू जो है 0 डिग्री पे 0 हो जाता है। तो साइन थीटा का फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिनिमम वैल्यू मिला 0। अब यहाँ से आपका वैल्यू जो है स्टार्ट हुआ उठना, वैल्यू जो है बनना स्टार्ट हुआ। तो जैसे जैसे हमारा थीटा का वैल्यू बढ़ता है, रेवोल्यूटरी लाइन जैसे जैसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ते जाएगा वाई एक्सिस की तरफ, तो हमारा वाई कोऑर्डिनेट का लंबाई बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है और मैक्सिमम लंबाई कहाँ आएगा, जबकि यह वाई एक्सिस के कोइंसाइड्स हो जाएगा। वैसी परिस्थिति में यह जो है रेवोल्यूटरी लाइन का जो लंबाई है वही वाई एक्सिस पे पहुँचने पे इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा और एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। मतलब y का मैक्सिमम वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में y एक्सिस पे मिलता है और वो वैल्यू मिलता है r। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए जब ख़त्म होने लगेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट तो इसका y का मैक्सिमम वैल्यू r मिलेगा। तो r बाई r, r से r कैंसिल होकर क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 1, थीटा 90 डिग्री पे मैक्सिमम वैल्यू, थीटा 0 डिग्री पे मिनिमम वैल्यू मिल गया। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा साइन थीटा जो है वो इंक्रीज करता है 0 to 1 तक। अब यहाँ पे तो पहुँच गया। अब जब यह सेकेंड कोऑर्डिनेट में एंट्री कर, सेकेंड क्वाड्रेंट में जब यह एंट्री करेगा तो क्या होगा, अभी ये y क्वाड्रेंट पे है तो y एक्सिस क्या है, r है। चूँकि हम साइन का विश्लेषण कर रहे हैं तो हमें y कोऑर्डिनेट से ही मतलब है। तो यहाँ पे अभी जब ये y एक्सिस पे था तो इसका y कोऑर्डिनेट r था। जैसे ही सेकेंड क्वाड्रेंट में जब ये एंट्री किया तो r का वैल्यू क्या हो गया, कम गया और r का वैल्यू फिर कमते जा रहा है। देखिए जैसे जैसे हमारा रेवोल्यूटरी लाइन x एक्सिस की तरफ आ रहा है y का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज करते करते जब ये x एक्सिस के कोइंसाइड्स हो जाएगा तो y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और इस वजह से फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, 1 लेके तो एंट्री किया, 0 लेके अंत किया। सो 1 से 0 यह डिक्रीज करेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा का वैल्यू 1 से 0 डिक्रीज करता है। फिर यहाँ पे 0 है, यहाँ से जब यह थर्ड क्वाड्रेंट में एंट्री कर गया तो y का वैल्यू जो यहाँ 0 था वो अब निगेटिव रहते हुए इंक्रीज करना शुरू करेगा। चूँकि यहाँ पे है ना, तो जैसे जैसे जाएगा आगे आएगा वह निगेटिव रहते हुए बढ़ेगा, y का वैल्यू निगेटिव रहते हुए बढ़ेगा। तो यहाँ तो 0 था, मिनिमम वैल्यू क्या था, 0 था। तो थर्ड क्वाड्रेंट में मिनिमम वैल्यू 0, एक मिनट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में इनिशियल वैल्यू 0, सॉरी मिनिमम नहीं, इनिशियल वैल्यू 0। जहाँ से यह थर्ड क्वाड्रेंट में एंट्री कर रहा है तो इनिशियल वैल्यू 0। वैसे तरह से बढ़ते बढ़ते जब यह घूर्णी रेखा हमारा रेवोल्यूटरी लाइन वाई एक्सिस के निगेटिव साइड के साथ कोइंसाइड्स करेगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट जो है अभी वो -r हो जाएगा। -r होने से यहाँ पे -r तो कटने के बाद -1। सो
इस पोजीशन पे यानी थर्ड क्वाड्रेंट के लास्ट होने पे जब थीटा 270 डिग्री यानी 3π/2 होगा, तो वैसी परिस्थिति में हमारा साइन का वैल्यू यहाँ पे -1 हो जाता है। जब एंट्री किया था 0, तो क्या हो गया, डिक्रीज किया ना, 0 से -1 हो गया। सो डिक्रीज किया, 0 से कहाँ भाग के आया, -1। उसी प्रकार से जब हमारा क्वाड्रेंट यहाँ पे तो -1 है, सो -1 लेके एंट्री कर गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में जैसे एंट्री किया तो y निगेटिव रहते हुए कमना स्टार्ट कर दिया और कमते कमते y 0 हो गया, यानी कि साइन थीटा का वैल्यू -1 से घटते घटते -1 से बढ़ते बढ़ते 0 हो जाएगा। तो यहाँ -1 से बढ़ते बढ़ते 0 हो जाता है। इस तरह से साइन थीटा का वैल्यू हो गया। अब हमारा कॉस की बात आती है, कॉस थीटा का बात आता है। तो कॉस थीटा में x इन्वॉल्व है। थीटा का कॉस वैल्यू x कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है। तो जहाँ जहाँ x और x जो है यहाँ न्यूमरेटर में है, तो x जिस जिस क्वाड्रेंट में बढ़ेगा उस क्वाड्रेंट में कॉस थीटा का वैल्यू बढ़ेगा, और x जिस जिस क्वाड्रेंट में घटेगा कॉस थीटा का वैल्यू घटेगा। तो आइए देखते हैं। हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में देख चुके हैं कि जैसे जैसे हमारा ये जो रेवोल्यूटरी लाइन है, जब वह एक्स एक्सिस के कोइंसाइड्स होता है, जब थीटा 0 होता है तो क्या होता है कि जो उसका जो आर, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है, क्या इधर से नीचे आने पर क्या है, बढ़ते जाएगा। और जब कोइंसाइड्स होगा तो घूर्णी रेखा की लंबाई ही एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा, इसका लंबाई ही एक्स कोऑर्डिनेट होगा। और ऐसी परिस्थिति में जब थीटा 0 होगा तो एक्स क्या हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा, कट के 1 होगा। तो यहाँ पे कॉस का वैल्यू 1 मिलता है। और जैसे दिखते हैं कि जैसे जैसे यहाँ से रेवोल्यूटरी लाइन ऊपर की ओर उठता है, हमारा ये जो एक्स एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो डिस्टेंस है, यानी कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ माने आ रहा है, एक्स इधर की ओर भागता है, मतलब एक्स डिक्रीज करता है। जाहिर सी बात है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब कॉस थीटा का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, कॉस थीटा का एक्स का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिक्रीज कर रहा है, तो कॉस थीटा का वैल्यू भी डिक्रीज करेगा। और अभी अभी हमने देख लिया इसका जो 0 डिग्री पर 1 वैल्यू मिलेगा, और यह जब y एक्सिस के कोइंसाइड्स हो जाएगा तो x क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, x 0 हो जाएगा, यानी कि कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पे 0 मिलेगा। मतलब कहाँ से कहाँ डिक्रीज किया, 1 से 0। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, जरा देखिए, सेकेंड क्वाड्रेंट में भी x का वैल्यू क्या होता है, वह निगेटिव रहते हुए बढ़ता है। इसमें जो है x आपका जो है वह इस साइड की तरफ भाग रहा है, इस साइड की तरफ जाता है। तो निगेटिव रहते हुए यदि कोई नंबर न्यूमेरिकली बढ़ता है तो उसका वैल्यू घटते जाता है, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में भी x का वैल्यू घटता है। सो सेकेंड क्वाड्रेंट में भी कॉस थीटा डिक्रीज ही होगा। कहाँ से कहाँ होगा, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू 0 था, और यहाँ पे आते आते जब इसके कोइंसाइड्स हो जाएगा, एक्स एक्सिस के निगेटिव साइड से जब कोइंसाइड्स हो जाएगा तो इसका -r ही एक्स कोऑर्डिनेट होगा, यानी कि x कितना के बराबर हो जाएगा, -r के बराबर हो जाएगा, कटने के बाद -1 होगा। तो कहाँ से कहाँ डिक्रीज कर गया, 0 से -1। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखा हुआ है, थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा x क्या होता है, इंक्रीज होता है। इस वजह से कॉस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में इंक्रीज करेगा, ये इंक्रीज कर गया। कहाँ से कहाँ इंक्रीज करेगा, तो देखिए -1 लेके इसमें एंट्री किया, और इस पर जब कोइंसाइड्स हो जाएगा तो x 0 हो जाएगा, तो -1 से 0। थर्ड क्वाड्रेंट में इंक्रीज किया, -1 से 0। फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ तो 0 हो जाएगा, बट जब ऐसे यहाँ से बढ़ेगा तो x क्या हो जाएगा, इसके कोइंसाइड होने पर r हो जाएगा, और r होने पे 1 हो जाएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, 0 से 1 यह इंक्रीज करेगा। इस तरह से कॉस थीटा साइन थीटा का विश्लेषण हो गया वैल्यू का। अब आते हैं टेन थीटा का क्या हाल है, जरा उसका देखें। टेन थीटा जो है
वह वाई कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट का रेशियो है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम यह देख चुके हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट डिक्रीज करता है, वाई कोऑर्डिनेट इंक्रीज करता है। यदि न्यूमरेटर बढ़े और डिनोमिनेटर घटे तो फ्रैक्शन का वैल्यू तेज़ी से बढ़ता है। ये सब हम सभी लोग जानते हैं, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स का वैल्यू इंक्रीज करेगा। फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में आने पर भी हम जानते हैं कि इसमें भी एक्स का वैल्यू निगेटिव रहते हुए चूँकि बढ़ता है, यानी कि वो घटता है एक्स का वैल्यू, और वाई का वैल्यू क्या होता है, घटता है। इसमें एक्स का वैल्यू भी घट रहा है, वाई का वैल्यू भी घट रहा है। तो इसमें पता करना पड़ेगा कि क्या स्थिति है। तो आइए इसका हम ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो बढ़ा पता करते चलते हैं कि कहाँ से कहाँ बढ़ के गया। देखिए, जब ये आपका रेवोल्यूटरी लाइन एक्स एक्सिस के कोइंसाइड्स होता है थीटा 0 होने पर, तो हमारा y 0 होता है और x का वैल्यू मैक्सिमम पोजीशन यानी r होता है। तो x का वैल्यू 0 होने के बाद y का वैल्यू 0 होने से tan थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा इनिशियल वैल्यू वो 0 हो जाएगा। और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं तो जब y एक्सिस के कोइंसाइड्स होते हैं तो हमारा x क्या होता है, कमते कमते 0 हो जाता है। एक्स एक्सिस जो क्या होता है वो धीरे धीरे वाई एक्सिस के कोइंसाइड्स होने पे हमारा एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट जब 0 हो जाएगा इसका मतलब है कि यहाँ पहुँचने पर थीटा के tan वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक्स 0 हो जाता है। सो यह इनफाइनाइट बहुत बड़ा नंबर चला गया। इसका मतलब है कि थीटा जो एक्स का tan थीटा का जो वैल्यू है वह 0 से इनफाइनाइट फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज करता है। अब सबसे रोचक बात अब होगा, हमारा जो tan थीटा जो वैल्यू है वो y कोऑर्डिनेट में y एक्सिस के जब कोइंसाइड्स होता है तो थीटा का tan वैल्यू इन्फिनिटी होता है। अब जरा सा देखिए, जिस टाइम में जैसे ही थोड़ा सा इधर आएगा, थोड़ा सा जब इसको पार करेगा तो इसका जो x जो कोऑर्डिनेट है, इसका जो ये टर्मिनल पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो निगेटिव हो जाएगा, बट न्यूमेरिकली बहुत छोटा होगा। जैसे ही इसे थोड़ा हटेगा तो क्या होगा, y तो जितना है उतना ही रहेगा ही, थोड़ा सा कमेगा, बट x में भी थोड़ा इंक्रीमेंट हो जाएगा और निगेटिव रहते हुए। इसका मतलब क्या है कि y के नीचे वेरी वेरी स्मॉल बट निगेटिव नंबर आता है। इसका क्या मतलब है कि हमारा जो y tan थीटा का tan वैल्यू जो अभी अभी इन्फिनिटी था वह जैसे ही थोड़ा सा इधर पार करेगा तो क्या हो जाएगा, वो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये रेवोल्यूटरी लाइन जो है सेकेंड कोऑर्डिनेट में जब इन किया है तो वह माइनस थीटा का tan वैल्यू माइनस इन्फिनिटी लेके इन किया है। और ये तो सीधा है कि जैसे ही आप इस पे कोइंसाइड्स हो जाएगा तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी कि y का वैल्यू 0 हो जाएगा y कोऑर्डिनेट का। सो tan थीटा का वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो क्या हुआ, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन किए और 0 पे आके लास्ट हुआ। तो माइनस इन्फिनिटी से 0 इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज, एब्सोल्युटली इंक्रीज हुआ। माइनस इन्फिनिटी से 0, माइनस इन्फिनिटी टू 0। सो हमारा सेकेंड कोऑर्डिनेट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा का tan वैल्यू इंक्रीज किया माइनस इन्फिनिटी टू 0। फिर तो यहाँ पे जब आके कोइंसाइड्स हो गए हैं तो थीटा का tan वैल्यू 0 है, लेकिन जैसे ही से आगे बढ़ें तो इसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट का कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगा। y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है और x धीरे धीरे क्या हो जाएगा, घटना स्टार्ट होगा और y क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। तो y निगेटिव होके बढ़ेगा और x जो है निगेटिव होते होते घटेगा। तो जब इस तरह से यहाँ बढ़ेगा तो क्या होगा, यहाँ पर जब आएगा तो x निगेटिव, यहाँ पे क्या है, 0 है। यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या था, 0 था, और 0 से यहाँ पे बढ़ते बढ़ते जब आइएगा तो क्या होगा, यहाँ पे y मैक्सिमम पोजीशन पे आएगा बट निगेटिव रहते हुए, x वेरी वेरी स्मॉल हो जाएगा बट निगेटिव रहते हुए। तो y निगेटिव बड़ा, x निगेटिव छोटा, तो क्या हो जाएगा, हमारा ये दोनों निगेटिव नंबर है। x
चूँकि जैसे जैसे ये रेवोल्यूटरी लाइन वाई एक्सिस की तरफ जाएगा तो एक्स क्या हो जाएगा, कमने लगेगा, नेगेटिव रहते हुए कमने लगेगा, यानी कि उसका नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा, है ना। नेगेटिव नंबर जब न्यूमेरिकली कमता है तो उसका वैल्यू बढ़ने लगता है। और हमें लिखा भी हुआ है कि सेकेंड, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स का वैल्यू बढ़ता है। तो एक्स का वैल्यू बढ़ता है, यानी कि न्यूमेरिकली बढ़ता है, न्यूमेरिकली घटता है इधर से, इस वजह से निगेटिव होने की वजह से उसका वैल्यू जो है बढ़ता है। तो x का वैल्यू धीरे धीरे जो है थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखिए तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कमने लगेगा, धीरे धीरे कमते जाएगा, बट निगेटिव रहते हुए कमेगा। y का वैल्यू बढ़ेगा बट y निगेटिव रहते हुए, तो निगेटिव निगेटिव कैंसिल हो गया। y के नीचे x जो कि सिरिंग कर रहा है ओरिजिन के तरफ, सो ये वेरी स्मॉल नंबर हो जाएगा नीचे में, बट निगेटिव में, और ऊपर में भी निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव कैंसिल। और डिनोमिनेटर में चूंकि वेरी स्मॉल नंबर हो जाएगा, यहाँ पर जाते जाते एब्सोल्युटली जीरो हो जाएगा, इस वजह से क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। तो हमारा जो यहाँ पे जीरो था वैल्यू, वह बढ़ के क्या हो गया, इन्फिनिटी हो जाता है। सो थर्ड क्वाड्रेंट में भी हमारा टेन थीटा का वैल्यू इंक्रीज किया, और कहाँ से, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक। फिर जैसे ही जब इस पे आया हुआ था तो इन्फिनिटी था, जैसे ही इधर की ओर इंक्रीज किया, इधर की ओर जब हमारा रेवोल्यूटरी लाइन इंक्रीज किया, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में जब एंट्री किया, तो एक्स धराक से क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, और वाई नेगेटिव ही था। तो एक्स पॉजिटिव हो जाएगा बट वेरी स्मॉल, ओरिजिन से जस्ट आगे थोड़ा बढ़ा ही है, तो एक्स वेरी स्मॉल बट पॉजिटिव हो जाएगा। वाई तो निगेटिव था ही, y तो निगेटिव होगा ही इस जगह पर कोऑर्डिनेट लेंगे तो, लेकिन x क्या हो जाएगा, वेरी स्मॉल रहेगा उस जगह पे। तो डिनोमिनेटर के नीचे क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर के नीचे वेरी स्मॉल क्वांटिटी बट पॉजिटिव, और ऊपर निगेटिव, इस वजह से क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा। मतलब अभी अभी y कोऑर्डिनेट, y एक्सिस पर कोइंसाइड्स होते वक्त, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट को लास्ट करते समय जो हमारा थीटा का टेन वैल्यू इन्फिनिटी था, वह जैसे ही इन किया फोर्थ क्वाड्रेंट में, वह निगेटिव इन्फिनिटी बन गया। और फिर जब यहाँ से चलते चलते यहाँ आएगा तो y उत्तरोत्तर घटते घटते जब इसके कोइंसाइड्स होगा तो जीरो बन जाएगा। y जीरो बनने से थीटा का टेन वैल्यू यहाँ पे आते आते जीरो बन जाएगा। तो हमने क्या देखा कि फोर्थ क्वाड्रेंट में जैसे एंट्री किया था तो थीटा का टेन वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, और लास्ट किया था तो हो गया जीरो, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से यहाँ तक ज़ीरो हो गया। मैंने फिर इंक्रीज किया, कहाँ से कहाँ, माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो। सो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी टेन थीटा इंक्रीज ही किया है, और वह माइनस इन्फिनिटी से जीरो। इस तरह से हमारा थीटा का वैल्यू का भी विश्लेषण हो जाता है। अब कॉट थीटा की बारी आती है, तो अब उतने दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। कॉट थीटा क्या है, टेन का रिवर्स है। तो टेन थीटा जिस जिस क्वाड्रेंट में इंक्रीज किया होगा, है ना, टेन कॉट थीटा जो है टेन थीटा का रेसिप्रोकल है। तो टेन थीटा जिस जिस क्वाड्रेंट में इंक्रीज किया होगा, कॉट थीटा उसमें डिक्रीज करेगा, और जिस जिस क्वाड्रेंट में टेन थीटा डिक्रीज किया होगा, कॉट थीटा उसमें इंक्रीज करेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन थीटा इंक्रीज किया है, सो कॉट थीटा आपका डिक्रीज कर जाएगा। इसमें भी सेकेंड क्वाड्रेंट में भी इंक्रीज किया था, सो कॉट थीटा डिक्रीज। थर्ड क्वाड्रेंट में भी टेन थीटा इंक्रीज किया था तो कॉट थीटा डिक्रीज। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी टेन थीटा इंक्रीज किया था, सो कॉट थीटा डिक्रीज। कहाँ से कहाँ डिक्रीज होगा, तो डिक्रीज होगा इन्फिनिटी टू ज़ीरो, यहाँ ज़ीरो टू माइनस इन्फिनिटी, यहाँ डिक्रीज करेगा तो इन्फिनिटी टू ज़ीरो, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो। इस तरह से जो है कॉट थीटा का भी वैल्यू हो गया। अब आता है सेक थीटा। तो सेक थीटा में हम देख रहे हैं कि सेक थीटा का वैल्यू भी एक्स कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है, बट यह जो एक्स कोऑर्डिनेट जो है वह डिनोमिनेटर में है। कहने का मतलब हुआ कि एक्स कोऑर्डिनेट जिस जिस क्वाड्रेंट में इंक्रीज करेगा, सेक थीटा का वैल्यू डिक्रीज करेगा, और एक्स का वैल्यू जिस जिस क्वाड्रेंट में इंक्रीज करेगा,
सेक थीटा का वैल्यू डिक्रीज होगा, और जहाँ एक्स इंक्रीज करेगा सेक थीटा का वैल्यू डिक्रीज होगा। तो हम जानते हैं कि रेवोल्यूटरी लाइन सेगमेंट को रेवोल्यूट करने के दौरान फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स डिक्रीज करता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स डिक्रीज करता है, यानी कि सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा। फिर थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स इंक्रीज करता है, इस वजह से सेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। अब देखते हैं कि कहाँ से कहाँ इंक्रीज और कहाँ से कहाँ डिक्रीज करेगा। आइए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब थीटा 0 होता है, यानी रेवोल्यूटरी लाइन हमारा एक्स एक्सिस के कोइंसाइड्स होता है, वैसी सिचुएशन में हमारा एक्स जो होता है मैक्सिमम पोजीशन पे होता है, कहाँ पे होता है, आर। इसका लंबाई क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, घूर्णी रेखा की लंबाई के बराबर आर है, और इस वजह से आर कैंसिल होकर बनेगा 1, यानी कि 0 डिग्री होने पर सेक थीटा का वैल्यू होता है 1। और लास्टली जब यह वाई एक्सिस पे के कोइंसाइड्स होने लगेगा तो एक्स 0 हो जाएगा, और वैसी परिस्थिति में एक्स 0 होने की वजह से सेक थीटा का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब ये इंक्रीज कहाँ से कहाँ किया तो 0 डिग्री पर 1 हुआ था, और 90π/2 होने पर यह इन्फिनिटी हो गया। मतलब सेक थीटा का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज किया, कहाँ से कहाँ, तो 1 to इन्फिनिटी। आइए सेकेंड क्वाड्रेंट में देखते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में जैसे ही इधर आया तो आर के नीचे एक्स निगेटिव रहते हुए थोड़ा सा बढ़ गया, मतलब आर के नीचे वेरी स्मॉल नेगेटिव क्वांटिटी। इसका मतलब हो गया कि जैसे ही हमारा घूर्णी रेखा सेकेंड क्वाड्रेंट में एंट्री किया है तो सेक थीटा का वैल्यू -इन्फिनिटी हो जाएगा, और धीरे धीरे जब यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, x -r हो जाएगा कोऑर्डिनेट, चूँकि x के निगेटिव साइड से इसका कोइंसाइड्स होगा तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -r हो जाएगा, -r और r कट के -1 हो जाएगा। सो सेकेंड क्वाड्रेंट में जब हमारा रेवोल्यूटरी लाइन एंट्री किया था तो थीटा का सेक वैल्यू क्या था, -इन्फिनिटी था, और यहाँ के -1 हो जाएगा। इंक्रीज किया कि डिक्रीज, तो -इन्फिनिटी से -1 आ गया, मतलब इंक्रीज किया। कहाँ से कहाँ, तो -इन्फिनिटी से -1 इंक्रीज किया। अब जब यहाँ पे था तो क्या था, -1 था। यहाँ से जैसे ही हमारा रेवोल्यूटरी लाइन थर्ड क्वाड्रेंट में एंट्री किया है तो -1 लेके एंट्री किया, उसके बाद x का वैल्यू धीरे धीरे निगेटिव रहते हुए क्या होगा, कमना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही इस पे आ जाएगा, जैसे ही यह y एक्सिस पे आएगा तो क्या हो जाएगा, x निगेटिव रहते हुए वेरी स्मॉल अप्रोचेस टू 0, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट से 0 को अप्रोच करेगा, यानी कि वो निगेटिव रहते हुए r के नीचे निगेटिव x बट वेरी स्मॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहुँचने पे -इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब -1 से -इन्फिनिटी घट गया ना, सो -1 से -इन्फिनिटी डिक्रीज हो गया। फिर यहाँ पे तो -इन्फिनिटी था, लेकिन जैसे ही इसको पार किया, जैसे ही एक वाई एक्सिस के नेगेटिव साइड पर कोइंसाइड्स होने के बाद जैसे ही ये फोर्थ क्वाड्रेंट में एंट्री करेगा तो x 0 को पार करेगा, वो हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब r के नीचे वेरी स्मॉल x बट पॉजिटिव, मतलब वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी। सो फोर्थ क्वाड्रेंट में जब आपका रेवोल्यूटरी लाइन एंट्री करेगा तो वह पॉजिटिव इन्फिनिटी के साथ, और फिर जैसे जैसे इस पे आएगा तो x कोऑर्डिनेट r के बराबर हो जाएगा, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ कोइंसाइड्स होगा तो पॉजिटिव r हो जाएगा, और r/r1 हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा रेवोल्यूटरी लाइन इन करता है तो थीटा का सेक वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी, और जब लास्ट करता है तो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, मतलब डिक्रीज किया ना इन्फिनिटी से 1, इन्फिनिटी से 1।
ये हमारा सेक थीटा के वैल्यू का एनालिसिस हो गया। फिर उसी प्रकार से कोसेक थीटा का हम कर सकते हैं। कोसेक थीटा का जो वैल्यू है, थीटा का जो कोसेक वैल्यू है, कोसेकेंट वैल्यू है, फुल फॉर्म में कोसेकेंट, तो y का जो कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करता है। तो हमारा y कोऑर्डिनेट जहाँ जहाँ बढ़ेगा, तो y चूँकि इसके डिनोमिनेटर में है, तो y जिस जिस क्वाड्रेंट में बढ़ेगा कोसेक का वैल्यू कमेगा, और y जहाँ जहाँ डिक्रीज करेगा, घटेगा, कोसेक हमारा उस क्वाड्रेंट में बढ़ेगा। तो हम पहले ही इस मैकेनिज्म को एनालाइज करके देख चुके हैं कि y कहाँ कहाँ बढ़ता है। तो y इंक्रीज करता है सेकेंड में और थर्ड में, y इंक्रीज करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और y डिक्रीज करता है सेकेंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि फोर्थ क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में y इंक्रीज करता है, सो फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा कोसेक डिक्रीज कर जाएगा, फर्स्ट में भी डिक्रीज कर जाएगा और फोर्थ में भी डिक्रीज हो जाएगा। और चूँकि थर्ड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में y जो है घटता है, रिवोल्यूट करने के दौरान यह घटता है, सो सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा। बड़ा ही सिंपल विश्लेषण है इस रेगुलेटरी लाइन को यदि हम पकड़ लेते हैं तो। इस तरह से फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोसेक का वैल्यू घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, सेकंड में इंक्रीज, थर्ड में इंक्रीज, फोर्थ में डिक्रीज। अब देखते हैं कि कहाँ से कहाँ इंक्रीज होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आइए, तो जब यह आपका रेवोल्यूटरी लाइन एक्स एक्सिस पर स्टार्टअप के समय में एक्स एक्सिस पे होता है, थीटा 0 होता है, तो यहाँ से जब यह शुरू होता है उस वक्त इनिशियल स्टेज में y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, मतलब y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो y कोऑर्डिनेट 0 हो जाने के बाद चूँकि यह डिनोमिनेटर में है तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, यानी कि इनिशियल वैल्यू जो होगा वह कोसेक का क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। और जब y एक्सिस के कोइंसाइड्स हो जाएगा तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, r के बराबर होगा, और r/r1 हो जाएगा। सो कोसेक थीटा का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिक्रीज करता है, कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी से 1। अब इसमें आइए, यहाँ पे तो 1 था, अब जैसे ही इधर आता है तो y का वैल्यू क्या होता है, घटते जाता है, y का वैल्यू क्या होता है, घटते जाता है। अब y का वैल्यू घटते घटते जब ये x एक्सिस के कोइंसाइड्स होगा तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो क्या हो गया, यहाँ पे 1 था और यहाँ इन्फिनिटी हो गया, मतलब इंक्रीज कर गया। कहाँ से कहाँ इंक्रीज किया, तो 1 से सीधा इन्फिनिटी, फिर यहाँ पे इन्फिनिटी था, लेकिन अब जैसे ही इसमें एंट्री करेगा तो क्या हो जाएगा, y निगेटिव हो जाएगा। मतलब यहाँ से जैसे एंट्री किया तो y वेरी स्मॉल बट निगेटिव नंबर, r के नीचे वेरी स्मॉल बट निगेटिव y होगा। इसका मतलब है कि जैसे ही यह सेकेंड क्वाड्रेंट में एंट्री करेगा हमारा रेवोल्यूटरी लाइन, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का कोसेक वैल्यू क्या हो जाएगा, वह -इन्फिनिटी हो जाएगा। और जब यहाँ पहुँच जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पहुँच जाएगा तो हमारा जो y कोऑर्डिनेट है वो -r के बराबर हो जाएगा, और -r और r -1 हो जाएगा। सो थर्ड क्वाड्रेंट में हम -इन्फिनिटी लेके एंट्री कर रहे हैं और लास्ट करते समय कहाँ पहुँच जा रहे हैं, -1 पे। तो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया ना, इंक्रीज हो गया ना, -इन्फिनिटी से -1। सो इंक्रीज हो गया कहाँ से कहाँ, -इन्फिनिटी से -1। अब यहाँ पे तो -1 है, जैसे ही फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में यदि हम एंट्री कर रहे हैं तो क्या होगा, y का वैल्यू जो घटते जाएगा, निगेटिव रहते हुए घटेगा, घटते घटते जब यहाँ पहुँचिएगा तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, वेरी यहाँ y का वैल्यू क्या हो जाएगा, वेरी स्मॉल होगा, बट वह निगेटिव नंबर होगा। तो क्या हो जाएगा, वह यहाँ पे -इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ से -1 से चल के कहाँ पहुँच गया, -इन्फिनिटी पे। क्या कर दिया, वह डिक्रीज कर गया, -1 से -इन्फिनिटी भाग गया, -1 से -इन्फिनिटी चला गया। तो इस प्रकार से हमारा ये साइन थीटा, कॉस थीटा,
किस क्वाड्रेंट में इंक्रीज करेगा, किस क्वाड्रेंट में डिक्रीज करेगा का एनालिसिस कंप्लीट हो गया। तो हम एक बार और समझ ले साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा का वैल्यू कहाँ इंक्रीज कहाँ डिक्रीज होता है। तो देखिए साइन थीटा का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज करता है 0 to 1, सेकेंड क्वाड्रेंट में डिक्रीज करता है 1 to 0, थर्ड क्वाड्रेंट में डिक्रीज है 0 to -1 और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है इंक्रीज हो रहा है -1 to 0। कॉस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है वह डिक्रीज कर रहा है 1 to 0, सेकेंड क्वाड्रेंट में डिक्रीज कर गया 0 से -1, थर्ड क्वाड्रेंट में यह इंक्रीज कर गया -1 to 0, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है इंक्रीज कर गया 0 से 1। टेन थीटा हर क्वाड्रेंट में क्या करता है, इंक्रीज ही करता है। फर्स्ट में 0 to इन्फिनिटी इंक्रीज किया, सेकेंड में -इन्फिनिटी to 0 इंक्रीज किया, थर्ड में 0 to इन्फिनिटी, फोर्थ में -इन्फिनिटी to 0। और कॉट चूँकि 10 का रेसिप्रोकल होता है और इस वजह से हर जगह डिक्रीज ही करेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इन्फिनिटी to 0, सेकेंड क्वाड्रेंट में 0 to -इन्फिनिटी, थर्ड में इन्फिनिटी से 0 आ जाएगा और फोर्थ में 0 से -इन्फिनिटी डिक्रीज कर जाएगा। सेक थीटा में सेक थीटा कहाँ से कहाँ चला जाएगा, तो सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा 1 to 0, यह 1 है सॉरी, तो 1 है, 1 to इन्फिनिटी इंक्रीज करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकेंड में इंक्रीज करेगा -इन्फिनिटी to -1, थर्ड में डिक्रीज करेगा -1 to -इन्फिनिटी और फोर्थ में भी डिक्रीज करेगा और इन्फिनिटी से 1 हो जाएगा। और फिर कॉसेक थीटा का भी ये होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में यह डिक्रीज -इन्फिनिटी से 1, सेकेंड में इंक्रीज 1 to इन्फिनिटी, थर्ड में इंक्रीज -इन्फिनिटी से -1, फोर्थ में डिक्रीज -1 से -इन्फिनिटी। तो ये आपका चार्ट तैयार हो गया। तो अब हम जब ये जान लिए कि साइन थीटा टेन थीटा वगैरह का वैल्यू किस क्वाड्रेंट में बढ़ता है, किस क्वाड्रेंट में घटता है, और साथ ही साथ हम यह भी देख लिए कि कहाँ से कहाँ बढ़ता है, कहाँ से कहाँ घटता है, तो हमें 4 क्वाड्रेंट का डाटा अवेलेबल है। अब चूँकि हम इसके आगे यहीं तक एक राउंड का स्टडी किए हैं, आगे यदि हम जाएंगे तो थीटा का वैल्यू यानी कि 360 से आगे जाने के बाद सेम प्रोसेस ही रिपीट होता है, इस वजह से आगे की स्टडी नहीं किया जाता है, इतने में ही न्यू वैल्यू मिलेगा। इसके आगे जाने पर फिर से सेम टू सेम वही प्रक्रिया जो है रिपीट होता है। तो हर क्वाड्रेंट 4 क्वाड्रेंट में सभी साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का वैल्यू के बारे में हमें पता हो गया कि वह किस क्वाड्रेंट में बढ़ रहा है, किस क्वाड्रेंट में घट रहा है, कहाँ से कहाँ बढ़ रहा है, कहाँ से कहाँ घट रहा है। तो अब हम उसका एक फुल्ली रेंज पता कर सकते हैं। जैसे आइए रेंज पता करते हैं। साइन थीटा चारों क्वाड्रेंट को मिला करके उसका जो सबसे चारों क्वाड्रेंट में रेवोल्यूशन के दौरान साइन थीटा का जो सबसे मिनिमम वैल्यू मिलता है वो क्या मिलता है -1, तो -1, और सबसे बड़ा वैल्यू जो मिलता है वो मिलता है +1। तो साइन थीटा का रेंज हो गया -1 से +1। क्लोज्ड इंटरवल इसलिए कि -1 और 1 के बीच के सारे पॉइंट को लेंगे रिवोल्यूशन के दौरान। जितना लंबाई का वाई होगा, चूँकि इस पॉइंट के करस्पॉन्ड्स हर इस पर इनफाइनाइट पॉइंट है एक्सिस पर और हर पॉइंट के करस्पॉन्ड्स एक वाई कोऑर्डिनेट मिलेगा, इस वजह से पूरा रियल नंबर कवर होगा -1 से 1 के बीच में। फिर कॉस थीटा का भी हम देखते हैं कि सबसे मिनिमम वैल्यू जो है -1 और सबसे बड़ा वैल्यू जो है 1 मिलता है रेवोल्यूशन के दौरान। तो क्या हो गया हमारा -1 से 1, इसका भी रेंज आ गया क्लोज्ड इंटरवल। जब बात टेन थीटा की आती है तो टेन थीटा का सबसे मिनिमम वैल्यू -इन्फिनिटी और सबसे बड़ा वैल्यू इन्फिनिटी मिलता है। सो इसका हो गया -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी और इसमें ओपन इंटरवल लेंगे, क्योंकि -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी को अप्रोच करना इम्पॉसिबल है। ठीक कॉट थीटा का भी रेंज में हम देखते हैं कि मिनिमम -इन्फिनिटी मैक्सिमम इन्फिनिटी, तो मिनिमम -इन्फिनिटी मैक्सिमम इन्फिनिटी। सेक थीटा में आइए तो सेक थीटा में मिनिमम वैल्यू क्या मिल रहा है, देखिए सेक थीटा का जो
बात है वो क्या है, थोड़ा स्पेशल है। इसमें हम देख रहे हैं कि ये -1 माइनस इन्फिनिटी से घटते घटते -1 तक तो आया, बट फिर क्या हो गया, -1 से भाग गया माइनस इन्फिनिटी, यानी कि -1 से ऊपर नहीं आया। और फिर देखिए जब यह 1 से इन्फिनिटी गया और फिर लौट के इन्फिनिटी से 1 तक आता है। इन्फिनिटी से 1 तो आता है लेकिन फिर 1 से इन्फिनिटी चला जाता है, मतलब 1 से नीचे नहीं आया। यानी कि थीटा का जो सेक वैल्यू है वो -1 से ऊपर नहीं और 1 से नीचे नहीं, बाकी सारा वैल्यू। तो इसके लिए क्या करेंगे कि थोड़ा इधर जगह इसमें ज़्यादा लगेगा तो हम ऐसे कर देते हैं। और क्या ज़्यादा लगेगा, ये पूरा का पूरा वैल्यू है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तो जाएगा, बट हमें इसमें से क्या हटा लेना पड़ेगा, -1 to 1 सब्ट्रैक्ट कर लेना पड़ेगा, क्योंकि -1 और 1 के बीच के वैल्यू को यह अप्रोच नहीं करता है। फिर हमारा जो ये कॉसेक थीटा में भी सेम केस है, यह इन्फिनिटी से 1 और 1 से इन्फिनिटी किया, और फिर उधर माइनस इन्फिनिटी से -1 और -1 से इन्फिनिटी किया, बट -1 से ऊपर और 1 से नीचे का वैल्यू एक्सेप्ट नहीं किया, अप्रोच नहीं किया, तो इसका भी रेंज यही हो जाएगा -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी -1 to 1। इस तरह से हम सबका रेंज भी पता कर लिए। साइन थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, कॉस का मैक्सिमम मिनिमम क्या होगा, टेन का मैक्सिमम मिनिमम, कॉट का मैक्सिमम मिनिमम, सेक का, कॉसेक का, सबका पता हो गया। ये इसका रेंज है। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के रेंज जान लेने के बाद अब हमारे दिमाग में एक बात आना स्वाभाविक है कि एक फंक्शन है, रेंज निकल गया तो इसका डोमेन क्या होगा। डोमेन मीन्स किसी भी फंक्शन में आउटपुट लेने के लिए जो हम आउटपुट कैलकुलेशन करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए जो इनपुट देते हैं, वो वैल्यू जहाँ से लाते हैं वो डोमेन कहलाता है। तो कहने का मतलब यह है कि क्या थीटा के हर एक वैल्यू के लिए हम साइन थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं, थीटा के हर एक वैल्यू के लिए क्या कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक ये सारे कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि नहीं तो वो थीटा के कौन सा वैल्यू है जो टेन, कॉट, सेक, कॉसेक इत्यादि वैल्यू देगा, कौन से वैल्यू है जो टेन, कॉट का वैल्यू नहीं देगा, ये पता लगाना अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है। और फंक्शन के डोमेन में हम वही नंबर डालते हैं जो फंक्शन आउटपुट दे सके। फंक्शन के डोमेन में ऐसा कोई वैल्यू नहीं डाल सकते हैं जिसका कि आउटपुट इन्फिनिटी हो जाए या फिर वो इनफाइंडेबल हो जाए। अनफाइंडेबल नंबर को, क्वांटिटी को डोमेन में नहीं डाल सकते हैं, यानी कि साइन थीटा के डोमेन में थीटा का वो वैल्यू नहीं रहेगा जिसके लिए साइन थीटा कैलकुलेट न किया जा सकता हो, या फिर जिसका कैलकुलेशन साइन थीटा का वैल्यू इन्फिनिटी आ जाता हो। तो हम देखते हैं कि थीटा के कौन कौन से वैल्यू के लिए हम कॉरस्पॉन्डिंग से ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का आउटपुट आ जाता है। आइए देखते हैं। और ये वैल्यू जानना, थीटा का वो वैल्यू जानना जिसके लिए साइन थीटा का वैल्यू, कोस्टा का वैल्यू आदि कैलकुलेट हो जाए, को हम बोलते हैं डोमेन। सो साइन थीटा में थीटा का कौन सा वैल्यू डालेंगे जिससे कि हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट हो सके। तो देखिए थीटा का चाहे कोई भी वैल्यू होगा तो हमें साइन का वैल्यू, थीटा का साइन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए केवल वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, और वाई कोऑर्डिनेट कहाँ है, ऊपर है। सो थीटा का कोई भी वैल्यू होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाई कोऑर्डिनेट मिलेगा, और वाई ऊपर है तो ये फ्रैक्शन का वैल्यू डेफिनेटली कैलकुलेट हो सकेगा। मतलब ऐसा कोई थीटा का वैल्यू नहीं है जिसके लिए वाई बाई आर कैलकुलेट न किया जा सके। मतलब आप पूरे रियल नंबर में से कोई भी नंबर का एंगल उठाइए, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, हाफ डिग्री, √2 डिग्री, सबका साइन कैलकुलेट होगा। इसलिए साइन थीटा के लिए डोमेन हो गया आर। सेम टू सेम कॉस थीटा के लिए भी हो जाएगा आर, जो कि एवरी थीटा के लिए कोई ना कॉरस्पॉन्डिंग्स एक रियल नंबर x मिलेगा ही, और वो कॉस थीटा कैलकुलेट करके दे देगा। अब बारी आती है टेन थीटा की। तो टेन थीटा का वैल्यू, माने थीटा का टेन वैल्यू, टेंजेंट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें x और y दोनों कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ती है। और इसमें हम देखते हैं कि थीटा में x कोऑर्डिनेट डिनोमिनेटर में होता है।
अब यहाँ सिंपल ऑब्जर्वेशन है कि थीटा के वैसा वैल्यू जिसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट 0 होने लगे तो वो कैलकुलेशन यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 चला जाएगा और डिनोमिनेटर में 0 जाने के बाद हमारा जो कैलकुलेशन है वो इन्फिनिटी हो जाएगा। इसलिए डोमेन में हम थीटा का वो वैल्यू न डालेंगे जिसका कि कॉरेस्पॉन्डिंग टर्मिनल जो इसका जो पॉइंट है इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाए। थीटा का वो सारे वैल्यू आपको हटाने पड़ेंगे जिसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो देखिए थीटा का किस किस वैल्यू के लिए एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो पहले तो हम देखें कि एक्स 0 होता कहाँ है। एक्स एक कोऑर्डिनेट 0 तब होता है जबकि वो वाई कोऑर्डिनेट पे आप आ जाइए, मतलब हमारा ये रेवोल्यूटरी लाइन जब जब एक्स कोऑर्डिनेट के कोइंसाइड्स हो जाएगा तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और हम tan कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो देखिए तो हमारा ये हमारा ये रेवोल्यूटरी लाइन वाई एक्सिस के कोइंसाइड्स कब कब होता है, दो स्थिति में होता है। एंटी क्लॉकवाइज चलने में एक बार अभी और एक बार यहाँ, मतलब एक बार चलने में जब 90 डिग्री होता है तब यह वाई एक्सिस से कोइंसाइड्स होता है और दूसरा यह 270 डिग्री यानी कि 2π/3 एंगल होता है तो होता है। दो ही बार होता है, बाकी बार नहीं होता है, फिर 2π आ जाता है। फिर जब दोबारा चलेगा वहाँ तो फिर यह कब आएगा, यहाँ से यहाँ 2π तो पूर चुका था, एक राउंड पूरा करने पे 2π एंगल हो गया और जब यहाँ आएगा तो कितना हो जाएगा 2π + π/2 यानी 5π/2। फिर जब आगे बढ़िएगा तो यहाँ है ना, यहाँ पे आइएगा तो कितना हो जाएगा 2π 3π + π/2, 3π + π/2 मैंने 7π/2। इससे क्या देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे मतलब आप π/2 फिर 3π/2 π/2 यहाँ पे जब आपका आ जाएगा 3π/2 जब आपका यहाँ आ जाएगा, 5π/2 जब फिर यहाँ आ जाएगा, 7π/2 जब फिर यहाँ आ जाएगा। इस तरह से ये सारी चीज़ें 7π/2 5π/2 7π/2 मतलब ये सारे वैल्यू जो हैं थीटा का, यही सारे थीटा के जो वैल्यू है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्स जो है 0 हो जाता है। मतलब π/2 का ऑड मल्टीपल देखिए 1 3 5 7 π/2 का ऑड मल्टीपल का एंगल यदि आप लेते हैं 90 डिग्री 270 डिग्री और उस तरह से, तो क्या होता है इस सब का आप tan कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं जो कि इन्फिनिटी हो जाएगा। सो पूरा रियल नंबर में से आपको π/2 का ऑड मल्टीपल वाला एंगल हटा देना पड़ेगा। तो इस चीज़ को जनरलाइज करने के लिए इसको हम ऐसे लिखेंगे थीटा का, तो r माइनस π/2 का ऑड मल्टीपल 2n + 1 और इंटीजर होता है π/2 सच दैट n बिलोंग्स टू इंटीजर z। मतलब π/2 का ऑड मल्टीपल जितना एंगल होगा उस सब को रियल नंबर में से हटा लीजिए, बाकी का tan आपका निकल जाएगा। कॉट थीटा में आइए, कॉट थीटा का वैल्यू में y नीचे है, तो जहाँ जहाँ y 0 हो जाएगा हम कॉट थीटा का वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो y 0 होता कहाँ पर है, तो y 0 तब होता है जब जब हम x एक्सिस के कोइंसाइड्स हो जाते हैं। जब हम x एक्सिस के कोइंसाइड्स होते हैं तो हमारा y कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब आइए कि हमारा ये जो एंगल मेकर रेवोल्यूटरी लाइन जो है जिसने एंगल बनाता है घूम घूम के, वो जब x एक्सिस के कोइंसाइड्स होता है, चूँकि हम देख लिए हैं कि y कोऑर्डिनेट 0 कब होगा, जब हमारा रेवोल्यूटरी लाइन जो है x एक्सिस के कोइंसाइड्स होगा। तो x एक्सिस के कोइंसाइड कब होता है, तो ज़रा देखिए 0 डिग्री पे, फिर यहाँ आएगा तो 180 यानी 180 डिग्री यानी पाई रेडियन पे, फिर यहाँ से लौट के यहाँ जाएगा तो 360 डिग्री यानी 2π रेडियन पे, फिर आगे बढ़ाइएगा तो 2π + π यानी 3π, यानी फिर यहाँ पर 3π यहाँ पे 4π, फिर यहाँ आएगा तो 5π। मतलब हम देख रहे हैं कि पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पर वो हमेशा x एक्सिस के कोइंसाइड्स होते जाता है। मतलब इसमें से हमें घटा के लेना होगा 0
पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, मतलब इस तरह से ये सारी चीज़ें हटा लेना पड़ेगा पूरे रियल नंबर सेट में से, क्योंकि इस सब का जो है कॉट कैलकुलेट नहीं होगा। इसी को जनरल सेट के रूप में, सेट बिल्डर मेथड में यदि इसको लिखते हैं, है ना, समुच्चय निर्माण विधि में शॉर्ट करके यदि लिखें तो क्या है कि आर में से क्या हटाना पड़ेगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, जहाँ की n बिलोंग्स टू z, ये इसका डोमेन हो गया। सेक थीटा, सेक थीटा में भी x कहाँ है, सेक थीटा में x जो है नीचे है, इसलिए वहाँ का वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे जहाँ जहाँ x 0 होता है। तो x 0 कहाँ कहाँ होता है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2, इसमें भी 2n + 1 पाई/2 आप हटा लीजिए, यहाँ की n बिलोंग्स टू z। फिर कॉसेक थीटा में y नीचे है, तो y जहाँ जहाँ 0 होगा वहाँ हम कॉसेक थीटा को नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। और y 0 कहाँ होता है, तो y 0 होता है x एक्सिस पे, और x एक्सिस पे हमारा रेवोल्यूटरी लाइन कब जाता है, जबकि वह पाई का इंटीग्रल मल्टीपल यानी 0 डिग्री, पाई 0, पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन, 3 पाई रेडियन इत्यादि पे होता है। तो इसमें से हम फिर जस्ट लाइक ऐसा n पाई माइनस कर लें, सच दैट n बिलोंग्स टू z। तो इस तरह से हम देख लेते हैं कि थीटा का कुछ कुछ ऐसे वैल्यू हैं जिसके लिए सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का वैल्यू आउटपुट नहीं देते हैं, और उस चीज़ को हटाकर जो सेट बनता है वो उसके डोमेन के लिए कंसीडरेबल होते हैं, यानी कि साइन थीटा का डोमेन r। इसका मतलब है कि थीटा का कोई भी वैल्यू होगा उसका साइन कैलकुलेट होगा, और वो कैलकुलेट होकर के इसी के बीच का कोई नंबर मिलेगा। कॉस थीटा में भी सेम स्थिति। टेन थीटा में क्या होता है कि टेन थीटा में वो सारे एंगल के लिए टेन थीटा कैलकुलेट नहीं होगा, केवल वैसे एंगल के लिए टेन कैलकुलेट होगा जो कि पाई/2 का ऑड मल्टीपल न हो। सो पूरे रियल नंबर में से पाई/2 के ऑड मल्टीपल हटा देने पर जो पूरे रियल नंबर रेस्ट बचते हैं वही टेन थीटा के लिए डोमेन होगा, और उसका कैलकुलेशन -∞ इन्फिनिटी के बीच बनेगा। सेम टू सेम कॉट थीटा के लिए वही हाल है। कॉट थीटा में थीटा के वो सारे वैल्यू के लिए कॉट कैलकुलेट नहीं हो सकता है जो कि पाई का कोई इंटीग्रल मल्टीपल होगा, और इसी तरह से ये। तो इस तरह से हम साइन थीटा का डोमेन पता करते हैं। ये था प्रॉपर्टी 3। इस तरह से हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा का डेफिनीशन, उसका जो प्रॉपर्टीज में पहला प्रॉपर्टीज पढ़ें कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का जो वैल्यू है वह किस किस कोऑर्डिनेट में निगेटिव और किस कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होता है। दूसरा प्रॉपर्टी में पढ़ें कि किस कोऑर्डिनेट में इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, इन सभी का वैल्यू, साइन कॉस टेन का वैल्यू। फिर उसका रेंज और डोमेन भी हम निकालने में सक्षम हो गए हैं। तो इस तरह से अब हम साइन थीटा कॉस थीटा को फुल्ली एज ए फंक्शन समझ सकते हैं, जिसका ये डोमेन है और ये इसका रेंज है। तो ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा एक परिचय। थैंक यू।